my dance, make it hurt. हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट तक पढ़ा था एंड आई टोल्ड यू कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और एक मोल जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है और किसी भी चीज़ का अगर एक मोल है तो उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। फाइन, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो। अगर हम लोग जैसे NH3 की बात करते हैं तो मैंने अगर आपको बोला कि मेरे पास 34 ग्राम्स ऑफ NH3 है, गिवन मास आपका ग्राम्स में होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास 34 ग्राम्स ऑफ NH3 है, तो मुझे बताओ कि उसके कितने मोल्स हैं। तो NH3 क्या होता है, नाइट्रोजन जिसका होता है 14 और हाइड्रोजन यानी कि 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। फाइन, तो 14 + 3 यानी कि 17। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी तो वो हो जाएगा 34 विच इज माई गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विच इज 17, तो यानी कि 2 मोल्स। फाइन, अब यहाँ पर तो ये मॉलिक्यूल था। अब अगर मॉलिक्यूल की जगह पर एटम होता, मोल्स का एक और फॉर्मूला बनता है गिवन मास। मास आप लोग हमेशा ग्राम्स में लीजिएगा और एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास हम लोग कभी यूज़ करेंगे जब हमको एटम्स दे के रखें। जैसे मैंने बोला कि आपको एक मैंने एल्यूमिनियम की रॉड दी जिसका वेट है 56 ग्राम्स का, तो मुझे इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al निकाल करके बताओ। तो आप लोग कैसे करेंगे इसको। एल जो होता है उसका मास होता है 27। आप लोगों को मैं बताई हूँ कि आप लोगों को कैल्शियम तक के मास एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। कैल्शियम तक के तो आपको याद करने ही है, मासेस भी और एटॉमिक नंबर्स भी। फाइन, तो यहाँ पर जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 56 विच इज़ द गिवन मास अपॉन दिस एटॉमिक मास 27। वापस से 2 मोल्स आए, 2 मोल्स नहीं है ये आई थिंक कुछ 1.9 समथिंग आएगा, ये 1.9 समथिंग समथिंग आएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोगों ने यहाँ पर एटॉमिक मास क्यों यूज़ करा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो सिंगल एटम्स में एग्जिस्ट करता है और वाटर जो था वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। सॉरी, अमोनिया जो था वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है NH3, ठीक है। तो हम लोगों को क्या यूज़ करना है, मॉलिक्यूलर वाला यूज़ करना है, एटॉमिक वाला यूज़ करना है, वो हमको जो स्पीशी है जिसका निकालना है वो देख करके पता चल जाएगा। फाइन, तो दिस इज एज सिंपल एज। अब एक और चीज आती है कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकता है। वो आपको मोल्स दे देगा, यहाँ पर आपको मास दे देगा और आपसे बोलेगा कि मॉलिक्यूलर मास निकाल करके बताओ। तो अगेन यू कैन टेक दिस x हियर एंड यू कैन टेक दिस मास इन ग्राम्स। हमेशा इसे ग्राम्स में ही यूज कीजिएगा और मोल्स को नीचे ले आए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास और एनीथिंग इन दैट केस। फाइन, मॉलिक्यूलर एटॉमिक कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंडिंग कि आपकी स्पीशी क्या है। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। और एक और चीज़ मैं आपको मोल से रिलेटेड बताना चाहती हूँ कि अगर आपको गैसेस दी है और उनकी वॉल्यूम्स में बात हो रही है, जैसे आपको किसी ने दे दिया कि 44.8 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, तो बताओ इसके कितने मोल्स है STP पे। मोल सेट STP क्या होता है, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस उस पर हमारा टेम्परेचर होता है, 180 m का प्रेशर होता है। तो हमसे बोला है कि इसके मोल्स बताओ STP पे। तो हमको हमको हम लोगों ने एवोगैड्रो लॉ में पढ़ा था कि कोई भी गैस STP पे कोई भी गैस हो उसका एक मोल जो है वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। ये STP की बात हो रही है। आपको अगर मैं कोई और टेम्परेचर कोई और प्रेशर दूं तो भी आप कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो निकाल सकते हैं। आपको एक चैप्टर आएगा गैशियस स्टेट, उसमें आपको गैशियस वो आइडियल गैस इक्वेशन या
उसमें आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई जाएगी। तो उसमें आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो एसटीपी पे तो हम लोग को पता है कि 22.4 लीटर्स होती है, हम लोग किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पे निकाल सकते हैं। पर मैं अगर आपको ये वाला क्वेश्चन एसटीपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि मुझे 44.8 लीटर की वॉल्यूम देके रखी है, तो मुझे मोल्स बताओ हाइड्रोजन के। तो मुझे पता है कि 22.4 जो लीटर होता है वो 1 मोल्स को करस्पॉन्ड करता है। तो 44.8 कितने को करेगा, इसको x मान लो। अब हम लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं एंड वी विल गेट x एज 44.8 अपॉन 22.4 विच विल बी 2 मोल्स। मैं 2 इसके लिए ले रही हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन में ईजी है, इसके लिए मैं अभी लाइक ऐसे नंबर्स ले रही हूँ ताकि हम लोग कैलकुलेशन में ना उलझे और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊँ। फाइन, तो इतना आप लोगों को आया समझ में कि मोल्स में हमको कैसे खेलना है। अब आपको अगर इतना कॉन्सेप्ट पता है तो आपको मोल्स की किसी भी टाइप की क्वेश्चन बना के दे दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू अप्लाई द लॉजिक। फॉर्मूले सिर्फ इतने ही हैं, आप लोगों को इन्हीं में लॉजिक अप्लाई करके क्वेश्चंस को बनाना है। फाइन, तो इतना होने के बाद हम लोग अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल का हमें अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालने को बोला जाता है, पहली बात तो परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। कि अगर जैसे आपको मैंने कुछ दिया, क्या दूँ मैं आपको देती हूँ O2। तो मैंने आपको बोला कि O2 में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, तो आप लोग देख करके बोल लोगे कि 100% ऑक्सीजन है O2, तो इसमें और कुछ है ही नहीं ऑक्सीजन के अलावा। तो आप लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि 100% इसके अंदर ऑक्सीजन है। पर अगर मैं आपको H2O बोलती हूँ, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि H2O में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, तो अभी आप लोग 100% नहीं बोल सकते, अभी हाइड्रोजन भी है साथ में। तो कुछ परसेंटेज मास जो है वो हाइड्रोजन का है, कुछ परसेंटेज मास ऑक्सीजन का है, और दोनों के परसेंटेज मासेस का सम कितना है, 100 है। तो ये निकालने के लिए और ये निकालने की मेथड्स को, ये जो स्टडी होती है कि किसी भी कंपाउंड में किस एटम का, किस स्पीशी का कितना परसेंटेज है, उसे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। अब ये निकालते कैसे हैं, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले वाटर के एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो वाटर के अंदर क्या होता है, H2 होता है, यानी कि 2 होते हैं H, यानी कि हाइड्रोजन के साइड से 2 ग्राम का मास कंट्रीब्यूट होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 1 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साइड से 16 ग्राम का मास करस्पॉन्ड होता है। यानी कि टोटल मास होता है हमारे पास वाटर का 18 ग्राम्स। इतना आता है समझ में, टोटल मास होता है 18 ग्राम्स। ठीक है, अब अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि उस चीज़ का मास ओवर टोटल मास इंटू 100, ओनली दिस मच। फाइन, हम लोग यहाँ पर जो मास की बात हो रही है, जनरल लाइफ में भी हम किसी भी चीज़ का परसेंट निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास 20 रुपए हैं, ठीक है, और 200 रुपये में इसका परसेंटेज निकालो कितना है, मतलब ये 200 रुपये का कितना परसेंटेज है, 20 रुपये। तो मैं क्या करूँगी, 20 अपॉन 200 इंटू 100। तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये गया, ये 20 गया, तो ये हो गया 10 टाइम्स, ये इससे गया तो 10%। तो यानी कि जो 20 रुपये है वो 200 का 10% है। तो वही चीज़ हम लोग हर जगह परसेंटेज में सेम चीज़ लगाते हैं कि जिसका आपको निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उसको अपॉन में डालो और इंटू 100 कर दो। फाइन, तो यहाँ पर हमारे पास पहले हमने टोटल निकाल लिया विच इज 18। अब अगर हमको हाइड्रोजन का निकालना है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन का कितना मास है वो ले लो विच इज 2 ग्राम्स, अपॉन टोटल ले लो, इंटू 100 कर दो। तो आपके पास हाइड्रोजन का आ गया 11.1%। फिर आपको ऑक्सीजन का निकालना था, तो ऑक्सीजन का इसमें कितना मास है, 16 ग्राम से हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, और टोटल कितना है 18। तो 16 अपॉन 18 इंटू 100 कर दो विच इज 88.9। तो परसेंटेज कंपोजिशन इतना ही सिंपल है, कुछ इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम एक बार इस डेफिनेशन को देखते हैं, ये क्या बोल रही है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर। सिंस वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ दिस एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के लिए एक और एग्जाम्पल लिया है इसमें, दिस इज ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इज एल्कोहल। फाइन,
तो मैंने आपके लिए इथेनॉल का एग्जांपल लिया है। इसमें हमारे पास तीन तीन हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है। एक हमारे पास कार्बन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है। तो हमारे पास तीनों के अलग अलग परसेंटेज कंपोजिशन आएंगे, बट एक चीज, तीनों का सम, तीनों के परसेंटेज कंपोजिशंस का सम हमेशा 100 के बराबर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले तो हम लोग इसका टोटल मास निकालते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी मच नेसेसरी। हम लोगों को डिनोमिनेटर में तो हमेशा उसे ही डालना है। तो हम लोगों ने इसका टोटल मास निकाल लिया, क्योंकि देखो कार्बन 2 थे तो 2 इंटू 12, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, 5 इधर है, 1 इधर है, तो 6 इंटू 1, और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर आ गया 16। तो ये आया 46.068, जिसको आप 46 भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज पे आते हैं। तो हम लोगों ने कार्बन से स्टार्ट करा। कार्बन का इसमें टोटल मास कितना है, 2 इंटू 12 विच इज 24, और टोटल कितना था 46.068। तो इन दोनों को डिवाइड करा है और इंटू 100 करा है, तो 52.14% इसमें कार्बन का आ गया। अब हम लोग हाइड्रोजन के लिए जाएंगे। तो हाइड्रोजन का इसमें टोटल मास कितना है, 6 इसके अंदर हाइड्रोजन्स है, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। और इस कंपाउंड का मास 46 है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। दोनों को मैंने डिवाइड करा है और इंटू 100 करा है, विच इज एज पर द फॉर्मूला। तो मेरे पास 13.13% आता है हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर हम लोग फाइनली आए ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन यहाँ इसमें एक है जिसका मास है 16, अगर 2 होते तो 32 लेती, 3 होते तो वापस से प्लस 16 कर देती, 48 लेती। तो अभी हमारे पास एक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 16 लेकर के रखा है, अपॉन टोटल अगेन विच इज 46 इंटू 100, तो 34.73 आ चुका है ऑक्सीजन का। अगर आप 52.14 34.73 प्लस 13.13 का सम करेंगे तो आपको 100 ही मिलेगा। आप लोग करके देख सकते हैं, क्योंकि टोटल जो है हम लोग एक ही कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो सबके परसेंटेज कंपोजिशंस का सम जो होगा वो टोटल परसेंटेज के बराबर होगा, जो कि 100 होगा। फाइन। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, परसेंटेज कंपोजिशन, ये अच्छे से समझ आ गया है। इसमें आप लोगों को कितने ही एलिमेंट्स का कंपाउंड दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 थे, पहले वाले में 2 थे, मैं आपको कितना ही बड़ा भी दे सकती हूँ, बट आप लोगों को सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि आप पहले तो पूरे का मास निकालिए, और फिर आपसे जिसका भी पूछ रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का, उसके मास को आप यूज कीजिए। फाइन, चलो अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पहली चीज तो होता क्या है, देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है C2H6, फाइन, मेरे पास है C2H6। अब देखो, अगर मैं इसके एक बार परमानेंट लिख देती हूँ, मेरे पास है C2H6, ठीक है। अब इसमें जो हर एक एलिमेंट की जो नंबर है वो यहाँ पर कितना है, इसका 2 है, इसका 6 है। अब अगर मैं इसको, इन नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि वापस से मुझे होल नंबर्स ही मिले, तो मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, CH3। दोनों को ही करूंगी ऑब्वियसली। अब मैं इसको किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि अब अगर मैं इसको 3 से करूंगी तो यहाँ पर हो जाएगा C1/3 और H हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर फ्रैक्शंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स चाहिए। तो मैं इसको कर सकती थी 2 से डिवाइड, मैंने किया तो मुझे मिला CH3। तो ये जो था, ये जो भी मॉलिक्यूल था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। ठीक है, और ये जो है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कब मिलता है, जब हम हमारे ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को के जो मतलब नंबर्स है, ये जो भी बोलते हैं इनको, शायद इनको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, इनको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं किसी ऐसे नंबर से कि डिवीजन के बाद भी हम लोगों को होल नंबर्स मिले, तो उससे बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो उसके बाद जो हमको फॉर्मूला मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैं आपको और एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। जैसे कि मेरे पास होता है H2O2 विच इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब देखो, दोनों में 2 है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, दोनों को 2 से मैं इसको दोनों को डिवाइड कर सकती हूँ। तो HO, तो HO जो है वो H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। आता है समझ? और एग्जांपल्स दूं, जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, फाइन। अब मैं अगर इसको तीनों को 6 से डिवाइड कर देती हूँ, 6 से ही कर सकती हूँ, 2, मैं इसको 2 से भी कर सकती हूँ। पहले मैं आपको इसको 2 से करके दिखाती हूँ। तो C6H12O6 था, पहले मैं इसको आपको 2 से करके दिखाती हूँ। तो ये बन जाएगा C3H6O3,
फिर मैं इसको वापस से 3 से कर सकती हूँ, तो ये बन जाएगा CH2O। फाइन। तो ये भी इसका तो देखो, ये भी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये भी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिर्फ इतना होता है कि आप अगर आपका जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसको अगर आप उसके मॉलिक्यूलर, आप उसके ये जो नंबर्स है उनको अगर आप किसी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं और आपको वापस से होल नंबर्स ही मिल रहे हैं उनकी जगह पर, तो जो फॉर्मूला मिलता है उसको हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला ट्रू फॉर्मूला नहीं होता है किसी कंपाउंड का। आप इसको देख करके, अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O, तो मुझे बताओ कि वो क्या कंपाउंड है, तो आप नहीं बता सकते। कोई बोलेगा कि ये कंपाउंड होगा, कोई इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देगा हर जगह और बोलेगा कि ये C2H4O2 होगा, कोई ऐसा बोल सकता है। कोई कोई दूसरा आएगा, वो क्या करेगा, वो हर जगह 6 का मल्टीप्लाई कर देगा, वो बोलेगा कि मेरी इच्छा है, मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो CH2O था वो, ठीक है, उसने हर जगह 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा C6H12O6। तो वो बोलेगा कि मेरे हिसाब से ये है, कोई बोलेगा मेरे हिसाब से ये है, कोई किसी और चीज़ का मल्टीप्लाई कर देगा और बोलेगा मेरे हिसाब से ये है। तो हम लोग कभी भी एम्पेरिकल फॉर्मूला से ट्रू फॉर्मूला नहीं बता सकते जब तक हमको ट्रू का मास नहीं पता हो। अब ये सब इतना ज़्यादा हैवी हो रहा है, पहले मैं आपको ट्रू फॉर्मूला निकालना आगे सिखाऊंगी। पहले इतना मेन चीज़ है कि आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला समझ आया ना। हम लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें हमको परसेंटेज कंपोजिशन दे देते हैं और हमको एम्पेरिकल फार्मूला निकालने को बोलते हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आप कैसे किसी भी चीज़ के परसेंटेज कंपोजिशन से उसके एम्पेरिकल फार्मूले तक पहुँच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है, और ये मेथड की बेस्ट चीज़ ये है कि इस मेथड की मतलब फिक्स स्टेप्स है। ये मेथड में आपको कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता है। इसकी फिक्स स्टेप्स से आप लोगों को बुक्स में स्टेप्स दे के रखी है, उन्होंने बोला है कि बस इतना ही कर लो, इससे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इससे आपको कम भी नहीं करना है। बस आप उतनी स्टेप्स लगा लोगे तो आप लोग आंसर तक आ ही जाओगे, वो फॉर श्योर है, ठीक है। तो हम लोग पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, whereas the molecular formula shows the exact number of different types of atoms present in molecule of a compound। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं आपको वहीं बताई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अलग होता है। एम्पेरिकल से आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ओरिजिनल कंपाउंड क्या था, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको दिया है तो आपको पता है कि यही एग्जैक्ट है। अगर मैं आपको 6,6H12O6 दे करके बोल देती हूँ कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो आपके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं बचती है, आपको पता है कि इसमें कार्बन 6 ही है फॉर श्योर। पर अगर मैं आपको CH2O देती हूँ तो आपको नहीं पता कि ओरिजिनल कंपाउंड में कितनी कार्बन थी, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, इट कैन बी एनी नंबर। फाइन। तो इसके लिए जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो हमें पूरी की पूरी डिटेल्स नहीं देता है। अब उसके बाद, इफ द मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन बी डिटरमिन्ड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन फर्दर बी ऑब्टेन्ड इफ द मॉलिक्यूलर मास इज नोन। तो मैं आपको वही बताई, पहले तो आपको अगर मास परसेंटेज देकर के रखा है तो जो फिक्स स्टेप्स है वो लगा करके आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और अगर आपको एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाना है तो वो आप ऐसे नहीं जा सकते हो अनलेस आपको ओरिजिनल कंपाउंड का मास देकर के रखा हो। इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे, पहले मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखाती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लेकर के रखा हुआ है, हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलार मास इज 98.96 ग्राम्स। व्हाट इज इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। फाइन। तो देखो, सबसे पहली स्टेप, पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन आ ही गया होगा समझ कि एक कंपाउंड है, उसके अंदर 4.07% हाइड्रोजन का है, 24.27% कार्बन का है और 71.65% क्लोरीन का है। 3 कंपाउंड से तीनों के हमको परसेंटेज दे के रखें, तो कुछ आएगा ये CClH टाइप का कंपाउंड आएगा, पर यहाँ पर X, यहाँ पर Y और यहाँ पर Z आएगा। अब हमको X, Y और Z निकालना है। फाइन। इस टाइप का कुछ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आने वाला है, हमको X, Y और Z निकालने हैं, वो हम लोग अब निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहली स्टेप होती है कि आप जो मास दिया हुआ है आपको, उसको आप 100 मान लो। 100 क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमको परसेंटेज दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 100 मानेंगे तो हम लोग क्लियरली ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, उसके अंदर 4.07 ग्राम्स।
अगर हम लोग 100 पे लेते हैं, तो अगर आप 200 पे लोगे तो आपको इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। 4.07 इंटू 2, 24.27 इंटू 2, 71.65 इंटू 2। इसके लिए इतना ज़्यादा लोचे में घुसने की बजाय हम लोग बोलते हैं कि मास को 100 ही ले लो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं। फाइन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया 4.07 ग्राम्स, मास ऑफ कार्बन हो गया 71.65 ग्राम्स, और आपके पास मास ऑफ क्लोरीन हो गया, नहीं कार्बन का 24 पॉइंट था, सॉरी गाइस, कार्बन का था 24.27 और इसका है 71.65 ग्राम्स। फाइन, अगर आप लोग 100 पे नहीं लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। अगर आप लोग जैसे बोलते हैं, कोई बोलेगा मुझे 60 पे लेना है, तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा आप लोगों को, देखो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आप लोग क्या बोलोगे फिर कि 4.07 था 100 ग्राम्स में, तो 60 ग्राम्स में कितना होगा उसको आप लोग x मानोगे, फिर आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, फिर आप बोलोगे 4.07 इंटू 60 अपॉन 100 इक्वल्स टू x, फिर आप इसको इससे मारोगे, फिर आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन करोगे, तो तब जाकर के आपके पास आएगा कि कितना हाइड्रोजन है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग 100 पे लेते हैं। इतनी सारी कैलकुलेशंस कौन करे। फाइन, तो हम लोगों को हमेशा फिजिकल में छोटे से छोटा मेथड ढूंढना होता है चीज़ों को करने का। ऐसा नहीं है कि फालतू की कैलकुलेशन में फंसते जाओ, क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप बैठ करके ये सब चीज़ें निकाल रहे हो। आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं एकदम क्रिस्प से, जिसके आंसर में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। एग्जामिनर्स को पता है कि आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम होता है, तो वो आपको ऐसा बहुत बड़े कैलकुलेशन में उलझाएंगे ही नहीं, अनलेस आप इतने ज़्यादा मतलब उस टाइम पर टाइम को वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बड़ी बड़ी सी मेथड्स अपना रहे हैं। अगर आप लोग स्मॉलेस्ट मेथड अपनाएंगे, अगर आप लोग स्मूथ पाथ से जाएंगे, तो आप लोग नहीं उलझेंगे फिजिकल में कभी भी। फाइन, तो हम लोगों ने ये वाली चीज़ लिख ली। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, मैं इसको पढ़ देती हूँ। सिंस वी आर हैविंग मास परसेंट, इट इज कन्वीनियंट टू यूज 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड एज द स्टार्टिंग मटीरियल। फाइन, दस इन द 100 ग्राम सैंपल ऑफ द अबव कंपाउंड 4.07 ग्राम हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम कार्बन एंड 71.65 ग्राम क्लोरीन आर प्रेजेंट। गुड, हम लोगों ने इस चीज़ को कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, डिवाइड द मासेस ऑब्टेन्ड अबव बाय रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, दिस गिव्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड। देखिए, अगर मैं आपको जैसे C2H6 की बात करती हूँ, तो हम इसमें मोल्स में ही बात कर रहे होते हैं। जैसे ये हमको क्या बताता है कि इसके अंदर 2 मोल है कार्बन के और 6 मोल है हाइड्रोजन के। तो हम लोगों को मोल्स में ही ये जो होती है ये नंबर्स आते हैं। ये जो नंबर्स है ये मोल्स को ही हम लोगों को कंपेयर करके बताते हैं। तो हमको यहाँ पर भी मोल्स ही निकालने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबके मोल्स निकालेंगे कि कितने कितने मोल्स है। तो हम लोग पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना मास दे करके रखा था हम लोगों को 4.07, है ना। फिर हम लोग मोल्स, तो मोल्स कितने होंगे 4.07 अपॉन 1, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसका मास 1 होता है। फाइन, फिर हम लोगों को मोल्स ऑफ कार्बन निकालने हैं। कार्बन का कितना देके रखा है 24.27 अपॉन 12, क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है। फिर मोल्स ऑफ क्लोरीन हमको देके रखा हुआ है 71.65, तो इसके अपॉन में आ जाएगा हमारे पास। क्लोरीन का मास होता है 35.5, ठीक है, 35.5 होता है अप्रोक्सीमेटली। वन सेल सी द गूगल ऑल्सो कितना होता है। आप लोगों को सभी को कैल्शियम तक के एकदम याद होना चाहिए मासेस। मैं गूगल कर सकती हूँ, मुझे एग्ज़ाम नहीं देनी है, मैं अगेन वापस से वही चीज़ बोल रही हूँ, पर आप लोगों को देनी है। तो यू ऑल मस्ट बी प्रिपेयर कि आप लोग, वैसे तो एग्ज़ाम्स में दिया होता है कि किसका मास कितना है, बट फिर भी सेफ साइड होने के लिए हम लोगों को हमेशा मासेस याद होना चाहिए कि किसका मास कितना है, किसका एटॉमिक नंबर कितना है। अगर हमको नहीं दिया है तो हम एक छोटी सी चीज़ के कारण फंसे नहीं
कि सिर्फ कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट तो पता था पर हमको वो नंबर नहीं पता था, तो हम नहीं कर पाए। वो नहीं होता है, हम लोग ऐसे फंसे नहीं। इसके लिए हम लोगों को, मैं आपको चीज़ बोल रही हूँ कि एटलीस्ट आप लोग कैल्शियम तक के याद रखिए। अब यहाँ पर भी जो मैंने हाइड्रोजन का 1 यूज़ किया है वो एग्जैक्टली 1 नहीं होता है, वो 1 के कुछ आसपास होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए एनसीईआरटी से उठाई हूँ। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करके उन्होंने यूज़ किया था। अगर आप सेम नंबर्स यूज़ करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट मैं आपको थोड़ा सा वो जो डेसिमल्स में देके रखा था एनसीईआरटी में, मैं आपको उससे बताती हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए स्लाइड्स बना लेती हूँ, बट मेरी कभी भी आदत नहीं है कि मैं चीज़ों को सॉल्व करूँ पहले। मैं आपके लिए सभी चीज़ ऑन दी स्पॉट एकदम नेचुरल सॉल्व करती हूँ। मैं कुछ ऐसा मतलब याद करके नहीं आती हूँ कि मुझे इतना इतना बोलना है। सो आप लोगों को यहाँ पर 1.008 यूज़ कर, यहाँ पर एनसीईआरटी में देके रखा है। इसका 12.01 दे करके रखा है। इसका 35.453 दे के रखा है। इसको 35.5 ही ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये इसके लिए बताई, वैसे तो आप लोग कभी भी, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोग जो भी एग्जाम्स देंगे आप कभी भी इसको 1.008 नहीं यूज़ करेंगे। आप अगर ऐसे, आपको ना ही ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आपको यूज़ करना पड़े, पर यहाँ पर 1.008 इसके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये 4.07 दे करके रखा है। तो अगर आप 1.008 इंटू 4 करेंगे तो वो इसके कुछ क्लोज आएगा इसके लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोगों को सेकेंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने मोल्स आ रहे हैं, 4। यहाँ पर आ रहे हैं 2, ठीक है, ये 2 जा होगा, ये 4 जा होगा, और यहाँ पर आ रहे हैं 2, ठीक है। तो इट्स 422, नाइस। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। क्या है हमारे पास, 4, ठीक है। हम लोग 422 से आए हैं, और उसके बाद, ठीक है, तो अगली चीज़ ये बोलती, वैसे ये जो आएगा ये एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा, ये आएगा 4.04, ये आएगा 4.04, और ये आएगा 2.021, और ये आएगा, ये भी आएगा 2.021। एक ही बात है, अगर आप 422 भी यूज़ करें, पर हम लोग जैसा एनसीईआरटी में दिया है वैसे यूज़ कर लेते हैं। 4.04, 2.021, 2.021, ये हमारे पास 3 नंबर्स आ चुके हैं, तीनों के मोल्स आ चुके हैं। दिस इज फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर कार्बन, दिस इज फॉर क्लोरीन। अब देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला में एकदम मतलब सिंपलेस्ट रेशो होता है एलिमेंट्स का, जैसे कि CH3 है, तो एकदम हम लोग इसको सिंपलेस्ट पे ला करके एंड करते हैं। जैसे कि C6H12O6 है, तो आप इसको C3H6O3 भी लिख सकते थे, पर हम लोग एकदम सिंपलेस्ट में लेके जाते हैं। अगर ये और डिवाइड हो सकता है तो हम करेंगे, यहाँ पर ये हो सकता है और डिवाइड 3 से हो सकता है, तो ये हो जाएगा CH2O। तो इसके बाद नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर आकर के एंड हो जाएंगे। तो एम्पेरिकल में हमको एकदम एंड तक जाना होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आपके पास रेशो आए हैं, आप लोग देख सकते हो कि ये सिंपलेस्ट नहीं है। अगर मैं इसको 2.021 से डिवाइड कर दूं, इसको भी अगर मैं 2.021 से डिवाइड कर दूं, तो ऑब्वियसली तीनों को सेम से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा बैलेंस। हमेशा आपको सेम से ही डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेम से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं सेम से, आप इन दिनों को, अब वो नंबर क्या है जिससे आपको डिवाइड करना है वो आपको ढूंढना है। मोस्टली हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर स्मॉलेस्ट था 2.021, तो हमने तीनों को 2.021 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये भी हो जाएगा 1 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो अब आपके पास H का हो गया 2, C का हो गया 1, और Cl का भी हो गया 1। फाइन। तो अब आपका जो, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। पहले हम लोग इससे पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन्ड अबव बाय स्मॉलेस्ट नंबर अमंग्स देम। देखो, हम लोग स्मॉलेस्ट से इसके लिए कर रहे हैं, अगर जैसे आपके पास काफ़ी कुछ बड़ा सा होता है, यहाँ पर तो सिर्फ आपके पास 3 ही थे। अगर आपके पास कुछ ऐसा आता है जैसे कि 14 आ गया, और फिर आपके पास कुछ 12 आ गया, फिर आपके पास कुछ 6 आ गया, फिर आपके पास कुछ 2 आ गया,
तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज 14, यू कैन नॉट यूज 12, यू कैन नॉट यूज 6, यू कैन जस्ट यूज 2, क्योंकि क्योंकि अगर आप कुछ भी स्मॉलेस्ट से बड़े वाले को यूज करेंगे तो फिर ये वाली चीज आपको फ्रैक्शन दे जाएगी। अगर आप यहाँ पर 6 यूज करते हैं तो 2/6 जो है वो 1/3 हो जाएगा। तो अगर आप कुछ भी स्मॉलेस्ट के अलावा यूज करते हैं तो जो स्मॉलेस्ट वाला नंबर है वहां से आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। और हमें फ्रैक्शंस नहीं चाहिए, हमें सारे के सारे होल नंबर्स चाहिए। तो हम लोग हमेशा हमेशा आप लोग लाइक इसको आप लोग गांठ बांध लीजिए कि हम लोग हमेशा स्मॉलेस्ट से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्मॉलेस्ट था तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दिस विल बिकम 7 6 3 1। क्या बन जाएगा ये? 7 6 3 1। वापस से लिख देती हूँ, दिस विल बी 7 6 3 1। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट 1 हो चुका है। तो 1 को कितनी बार किससे डिवाइड कर लो, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। तो वैसे ही हमने यहाँ पर लगाया है कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने स्मॉलेस्ट देखा विच वॉज 2.021, तो हमने तीनों को उससे डिवाइड कर दिया। तो इससे हमारे पास HC और Cl का आ गया है। हम लोग इसको आगे पढ़ लेते हैं। Since 2.021 is smallest value, division by it gives the ratio of 2:1:1 for H, C and Cl. In case the ratios are not whole numbers, then they may be converted into whole number by multiplying by suitable coefficients. अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर होता 14 15 6 और 2। फाइन। तो मैं इसको डिवाइड करती सबसे पहले। तो कैसे डिवाइड करती मैं सबको 2 से, मैं सबको डिवाइड करती। तो ये हो जाता 7, ये हो जाता 7.5, ये हो जाता 3 और ये हो जाता 1। ठीक है। अब देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाली चीज होल नंबर नहीं है, तो आपको फिर मल्टीप्लाई करना होता है सबको सेम नंबर से ताकि ये होल नंबर बन जाए। तो अभी आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सबको वापस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 15 6 2 वापस से वो ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका डिवाइड करने का डिसीजन वॉज रॉन्ग। पर आप लोगों को ये जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ, जो आपको स्टेप्स फॉलो करना है, उसमें आप लोगों को इतना दिमाग नहीं लगाना है। आप लोगों को अगर बोला है कि डिवाइड करो तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। अगर उसके बाद दिक्कत आ रही है तो मल्टीप्लाई कर लो। और अगर आप वापस से सेम चीज पे पहुंच जाते हो जो आप डिवाइड करने के पहले थे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब वो ही होगा, उसी से करस्पॉन्ड करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत सी बार ऐसा होगा कि आप लोगों ने डिवाइड करा, फ्रैक्शन है, फिर आपने किसी चीज से मल्टीप्लाई करा तो आपको कुछ और ही मिल गया ओरिजिनल से, तो वो भी सही है। वो डिपेंड्स। बस आपको ये स्टेप्स याद रखनी है कि आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, चाहे कुछ भी हो डिवाइड करो स्मॉलेस्ट नंबर से। उसके बाद अगर फ्रैक्शन आ रहे हैं तो किसी प्रॉपर नंबर से सबको मल्टीप्लाई करो ताकि वो सारे के सारे फ्रैक्शंस हट जाए। वो ये आप क्वेश्चंस कर करके सीखेंगे। मैं आप लोगों को DPP दे करके जाऊंगी इसकी, तो आप लोग इसकी क्वेश्चंस देखिएगा। और इसके आपको रेफरेंसेस में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट अगर आप इसकी स्टेप्स जो 3-4 है अगर वो फॉलो करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। फाइन। तो हम लोगों ने रेशियो निकाल लिए। हम लोग अब नेक्स्ट पे जाते हैं। तो अब हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमारे पास H, C और Cl का रेशियो आ चुका है 2:1:1। तो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो हो गया CHCl2। ठीक है, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। सॉरी इट्स CH2Cl। ठीक है, ये हम लोगों का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। यह स्लाइड में क्या बोलते हैं, write down the empirical formula by mentioning the numbers after writing the symbol of respective elements. CH2Cl is thus the empirical formula of the above compound. Fine. अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो हम लोगों को क्वेश्चन में पहले हम लोग छोड़ते हैं, इधर आते हैं हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था जैसे कि C6H12O6 था, इसको पूरे को हमने 6 से डिवाइड करा था तो हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल रहा था। ठीक है, तो अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे फिर से यही मिलेगा। तो अगर मैं इसको मास के टर्म्स में लिखती हूं तो देखो आई हैड अ ब्लैंक स्लाइड राइट, मैं उस पर आपको करके बताती हूँ कहाँ गई वो ब्लैंक स्लाइड। ये रही देखो। अगर मैं आपको मास के टर्म्स में बताती हूँ तो जो C6H12O6 था उसके मैं मास को कैसे लिखती थी,
6 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है विच इज CH2O, इसको मैं कैसे लिखूंगी इसके मास को? 1 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे मैं इसको लिखूंगी। तो अगर आप देखोगे तो मैं अगर इस मास को पूरे के पूरे 6 से डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे ये वाला मास मिल जाता है। देखो, अब मैं इसको 6 से डिवाइड करती हूँ तो इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स हो जाएगा और इससे ये भी हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 2 2 विच इज सेम। तो अगर मैं इसके मास को 6 से, और 6 क्या है जिससे मैंने इसको डिवाइड किया था, तो मुझे ये वाली चीज मिली थी। तो जिससे मैं इसको डिवाइड करती हूँ उसी से अगर मैं इसके मास को भी डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे को जो है वो एम्पेरिकल का मास मिल जाता है। तो अगर मैं उल्टा बोलूँ कि अगर मैं एम्पेरिकल के मास को 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसके जो मास को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरे को, तो क्या होगा? 6 इंटू सी प्लस 12 इंटू एच प्लस 6 इंटू ओ, ये मुझे ओरिजिनल मिल गया। आता है इतना समझ? तो अगर देखा जाए तो मैं अगर अब मैं क्या आपको कैसे बताऊं? फाइन, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वंस अगेन मैं इस चीज़ को लिखती हूँ। मैं आपको देना चाहती हूँ कॉन्सेप्ट स्लाइड्स पढ़ने के अलावा। या सो मास ऑफ ओरिजिनल को मैं लिखी थी कैसे? 6 इंटू सी प्लस 12 इंटू एच प्लस 6 इंटू ओ। अगर मैं यहाँ से 6 को कॉमन निकाल लूँ तो हो जाएगा सी प्लस 12 प्लस 2 इंटू सी प्लस 2 इंटू एच प्लस ओ। ठीक है, ये हो गया ओरिजिनल। और अगर मैं एम्पेरिकल लिखती हूँ तो ये हो जाता है कितना? ये है मेरा एम्पेरिकल, तो ये हो जाता है सी प्लस 2 इंटू एच, क्या है एम्पेरिकल? CH2O, और ये था C6H12O6, तो C प्लस 2 इंटू एच प्लस ओ। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ, मॉलिकुलर अपॉन एम्पेरिकल अगर मैं करती हूँ, तो आप देखिए अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो इतनी चीज़ तो दोनों में सेम है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ कट जाएगी, तो जो 6 है वो नंबर हो जाएगा जिससे मैंने ओरिजिनल को डिवाइड करा था टू गेट द एम्पेरिकल। आता है इतना समझ? तो इससे क्या समझ आया कि अगर आप मॉलिक्यूलर मास ओरिजिनल का, मॉलिक्यूलर मास अगर आप ओरिजिनल का अपॉन एम्पेरिकल का करते हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि हम लोग इंटीजर से डिवाइड करके ही निकालते हैं एम्पेरिकल। तो जो भी इंटीजर आएगा, मैं इसको अगर के बोल देती हूँ, तो आपका ये जो एम्पेरिकल है अगर आप इसमें के कर देते हो मल्टीप्लाई, सी प्लस एच 2 इंटू के ओ इंटू के, तो आपको ये ओरिजिनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपका के 6 था, तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू डाल करके देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे के को 6 डाल दोगे तो C6H12O6 आपके पास बन जाएगा। आता है इतना समझ में? तो सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट था कि अगर आप ओरिजिनल मास अपॉन एम्पेरिकल मास करते हो तो जो आपके पास इंटीजर आता है वो इंटीजर वही नंबर है जो आप इसमें मल्टीप्लाई किए थे, जो आप इससे डिवाइड किए थे टू गेट द एम्पेरिकल। तो अगर आप एम्पेरिकल में उसका मल्टीप्लाई करते हो तो आप ओरिजिनल पे पहुंच जाओगे। तो मैं आपको इसके लिए ये वाली चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी कि आप ओरिजिनल तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है तो आप ओरिजिनल निकाल सकते हो। तो हम लोगों को लास्ट क्वेश्चन में एक और पार्ट था, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला, हम लोगों को इसमें एक और चीज़ बोली गई थी कि इसका मोलार मास 98.96 है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। एम्पेरिकल हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा हमारा एम्पेरिकल CH2Cl। अब हमको मॉलिक्यूलर निकालना है इसका, मैं आपको यहीं पर निकाल करके बता देती हूँ। तो आपको मॉलिक्यूलर तो देके रखा है, मास कितना दे करके रखा है? 98.96। फाइन, एक सेकेंड। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। आप लोग, मैं यहाँ पे आपके लिए स्टेप्स लिखी हूँ। मॉलिक्यूलर मास आपको देके रखा हुआ है 98.96, और जो CH2Cl आप लोग निकाले थे उसका मास हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करा है। देखिए,
Determine empirical formula mass by adding the atomic masses of various atoms present in the empirical formula. For CH2Cl empirical formula masses C के रिस्पेक्ट में आया 12.01, H था 2 बार तो 2 × 1.008 और Cl था 1 बार तो 35.453। तो ये आया आपका एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, डिवाइड मोलर मास बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे, विच इज़ 49.48 डिवाइड बाय, फिर लास्ट स्टेप क्या बोलती है, मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला बाय एन ऑब्टेन्ड अबव टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ से आपके पास एन आएगा 2, अगर आप देखेंगे तो ये 2 टाइम्स होता है। तो अब अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ओरिजिनल फार्मूला आ जाता है, जो था C2H4Cl2। तो ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड था C2H4Cl2। और C2H4Cl2 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपको बताया नहीं कि क्लोरीन कहाँ पे लगी है, हो सकता है अलग अलग कार्बन्स पे लगी हो या हो सकता है सेम पे लगी हो। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि ये कंपाउंड हो सकता है, बट फॉर्मूला कंपाउंड का यही है, स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्स तो अलग अलग होते हैं, बहुत एक ही फॉर्मूला बहुत सारे स्ट्रक्चर भी बता सकता है, तो वो तो आगे वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम लोगों को, आप लोग आई गेस आप लोग मेन कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। एंड अभी भी अगर आपको नहीं आता है समझ तो आप लोग वापस से देखिए सेम चीज़, और आप लोग इसे बुक से भी पढ़िए। बुक से तो सबको ही पढ़ना है, समझ आया तो भी पढ़ना है, नहीं आया तो भी पढ़ना है, पर जिन्हें समझ सीरियसली नहीं आया है वो वापस से इसे रिविजिट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं स्टोइकियोमेट्री पे। तो सबसे ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग पार्ट पूरे के पूरे फिजिकल का रहने वाला है स्टोइकियोमेट्री। जिसको स्टोइकियोमेट्री आ गई और जो स्टोइकियोमेट्री में अच्छे से डील कर पा रहा है वो क्वेश्चंस को ज़्यादा आसानी से कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो लाइक स्टोइकियोमेट्री आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको स्टोइकियोमेट्री का अच्छा नॉलेज है तो आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस में नहीं फंसेंगे, आप लोग लॉजिक डिडक्ट कर पाएंगे। फाइन, तो अब हम लोग स्टोइकियोमेट्री को देखते हैं। सो आई हैव लाइक मेड, ठीक है, मैं आपको पहले पढ़ करके बताती हूँ व्हाट्स देयर इन द स्लाइड्स। स्टोइकियोमेट्री एज द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इस है वो, इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद नंबर्स। ठीक है, chemical stoichiometry refers to the quantitative study of reactants and products involved in a chemical reaction. Stoichiometry is an important concept in chemistry that helps us use balanced chemical equations to calculate amount of reactants and products. Here we make use of ratios from the balance equations. In general, all the reactions that take place are dependent on one main factor, how much substance is present. देखिए, इसको काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका होगा, पहले मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, अगर आपको ये रिएक्शन दे के रखी है कि मीथेन का कंबस्टन है, मीथेन में ऑक्सीजन मिला करके उसको बर्न करा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको इनकी स्टोइकियोमेट्रीज बताती हूँ। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है कि कोई सी भी अगर आपके पास रिएक्शन लिखी हुई है तो ये जो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, इनके कोएफिशिएंट्स क्या है उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। इनके कोएफिशिएंट्स को ही स्टोइकियोमेट्री बोला जाता है। यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट 1 है तो इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है तो इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, यहाँ पर अगेन 1 है और यहाँ पर अगेन 2 है। इतना आता है समझ में। तो अब देखो, स्टोइकियोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए होती है कि वो हमको बताती है कि कितने पे कितना क्या आपको मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर ये मैं आपको बताती हूँ आपको ये रिएक्शन कितना कुछ बोल रही है, सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन। पहली चीज़ ये आपको रिएक्शन बोल रही है कि अगर 1 मोल ऑफ मीथेन लोगे और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लोगे, 1 मोल ऑफ मीथेन लोगे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा और 2 मोल वाटर के मिलेंगे। ये बोला पहली चीज़ इसने। एक और चीज़ ये क्या बोल रही है कि अगर एक एटम लोगे मीथेन का, 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, एटम क्या इसका भी मॉलिक्यूल ही लोगे क्योंकि ये भी मॉलिक्यूल ही है। क्या बोल रहे हैं, अगर 1 मॉलिक्यूल लोगे मीथेन का, 2 मॉलिक्यूल लोगे ऑक्सीजन के, तो 1 मॉलिक्यूल मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे वाटर के। तो इसने अब आपको मतलब मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बोला, पहले इसने मोल्स के टर्म्स में आपको बता दिया, फिर इसने आपको मॉलिक्यूल के टर्म में बता दिया, अब आपको मैं वॉल्यूम के टर्म्स में बताती हूँ। तो ये बोलता है कि अगर आप 1 लीटर लेते हो, 1 लीटर या 1 यूनिट वॉल्यूम लेते हो आप मीथेन की, 2 यूनिट वॉल्यूम्स लेते हो आप ऑक्सीजन की, तो आपको मिलती है 1 यूनिट वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड की और 2 यूनिट वॉल्यूम वाटर की।
तो देखो एक ही रिएक्शन कितनी सारी चीजें आपको बता रही है। अब मैं अगर आपको इससे कितने ही सारे मैं आपको क्वेश्चंस मतलब बना करके दे सकती हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको अभी बनाती हूँ, सिंपल सा। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बनाया कि मैंने इसके 4 मोल्स लिए, तो मुझे बताओ कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो ये रिएक्शन, मतलब ये सारे के सारे खत्म हो जाए, कंप्लीट हो रिएक्शन, तो मुझे ये कितने लेने। तो अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करती हूँ, जैसे यहाँ पर तो ये रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस्ड है, अगर मैं इसको बैलेंस नहीं करती तो आप नहीं बता पाते, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है और अभी मैंने आपको सिखाया कि आप लोग कैसे बताते हैं कि एक इक्वेशन क्या क्या बोल रही है। तो ये वाली इक्वेशन क्या बोल रही है कि मैंने अगर 1 मोल लिया था मीथेन का तो मुझे 2 मोल लग रहे थे ऑक्सीजन के। 1 मोल अगर मीथेन का लिया था तो 2 मोल ऑक्सीजन के लग रहे थे, तो रिएक्शन कंप्लीशन पे जा रही थी। क्या 1 लिया था मीथेन का तो 2 लग रहे थे ऑक्सीजन के। तो अगर मैंने 2 ले लिए, सॉरी अगर मैंने 4 ले लिए ऑक्सीजन के, तो मीथेन के कितने लग रहे हैं, x। वापस से यूनिटरी मेथड लगाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। तो यानी कि x हो जाएगा 2, इसको नीचे जाएगा तो यानी कि मुझे इसके 2 मोल्स लगेंगे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इसका 1 लग रहा है तो इधर डबल लग रहा है, तो अगर मैंने इसके 4 ले लिए तो इसके आधे लगेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 2 लगते हैं तो इसके आधे यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे 4 लिए तो इसके आधे यानी कि 2 लगेंगे। अगर मैं यहाँ पर 100 ले लेती तो यहाँ पर 50 लगते, अगर मैं यहाँ पर 50 लगते, अगर मैं यहाँ पर 1000 ले लेती तो इसके आधे लगते हैं यहाँ पर 500। इतना आता है समझ में। सिमिलरली मैं आपसे किसी से भी रिलेशन में पूछ सकती हूँ। मैंने आपको बोला कि क्या बोला मैंने आपसे कि इसके मैंने लिए 1000, तो मुझे बताओ कि मेरे पास वाटर कितना बना। अगर रिएक्शन कंप्लीशन पे गई है तो आप डायरेक्टली बोल दोगे। आप क्या बोलोगे, 1 था तो 2 बन रहे थे, मतलब जितना भी था उसके डबल बन रहे थे, तो 1000 लिए तो 2000 बन जाएंगे। क्या है इसमें, काफी ज्यादा सिंपल है। स्टोइकोमेट्री का यही काम होता है कि वो आपको बताती है कि ये इतना लिया है तो ये इतना बनेगा, ये उतना बना है तो ये इतना लिया होगा। सिर्फ स्टोइकोमेट्री आपको रिलेशन बताती है क्वांटिटी में, कि कितनी क्वांटिटी बन सकती है, कितनी क्वांटिटी लेना है, कितनी क्वांटिटी थी, सिर्फ इसमें रिलेशंस बताती है आपको स्टोइकोमेट्री। फाइन। तो ये होते हैं जो भी इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं, इनको हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बैलेंसिंग द इक्वेशन नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आप लोगों को 10th में भी होता है सेम चीज़, इक्वेशंस बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट, तो वो आप लोगों को मैं मान के चल रही हूँ कि आता है। और आप लोगों को मैं एक डीपीपी छोड़ जाऊंगी जिसमें आप लोग को इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे बैलेंसिंग इक्वेशन के, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बैलेंसिंग द इक्वेशन तो मुझे लगता है कि सभी को आता ही होगा, क्योंकि ये 10th में भी था सेम कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग वापस से इस थ्योरी को रिविजिट कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ये समझ नहीं आई थी। स्टोइकोमेट्री इज एज द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. It is basically concerned with numbers. Chemical stoichiometry refers to the quantitative study of reactants and products involved in a chemical reaction. मैं आपको वही चीज़ बताई, ये क्वांटिटी के बारे में बताता है. फाइन. Stoichiometry is an important concept in chemistry that helps us use balanced chemical equations to calculate amounts of reactants and products. ठीक है. Here we make use of ratios from the balanced equation. हमेशा बैलेंस इक्वेशन ही हम लोग यूज करते हैं. इन जनरल ऑल द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस आर डिपेंडेंट ऑन वन मेन फैक्टर, हाउ मच सब्सटेंस इज प्रेजेंट. ऑब्वियसली अगर आपको मैं एक रिएक्शन दे देती हूँ और मैं आपको बोल देती हूँ कि इसके तो 2 मोल्स है मेरे पास रिएक्शन के अंदर, पर इसका 1 भी मोल नहीं है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं ना, क्योंकि इसको तो इसकी जरूरत पड़ती है ना. अगर यही नहीं है तो रिएक्शन होगा ही नहीं. तो यही बोलती है लास्ट लाइन कि हर केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, जो कि एक मेन फैक्टर है कि रिएक्टेंट्स कितने प्रेजेंट है. अगर रिएक्टेंट्स ही नहीं है प्रेजेंट सही अमाउंट में तो रिएक्शन कंप्लीशन को नहीं जाएगी, और अगर रिएक्टेंट्स नहीं है तो रिएक्शन होगी भी नहीं. अगर आपकी कोई सी रिएक्शन है जिसमें आपके पास 100 रिएक्टेंट्स आपको लग रहे हैं, अगर आपके पास 99 भी है उनमें से और वो 100th नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगी. तो रिएक्शन का मेन जो होता है, एसेंस जो होता है, वो यही होता है कि कितने रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, कितने रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे. दिस इज द मेन थिंग. ठीक है. तो गाइस हम लोगों ने आज स्टोइकोमेट्री तक देखा. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट और मोलैरिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन देख रहे होंगे. अब सिर्फ ये 3-4 टॉपिक आपके बचते हैं.
तो हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। और टिल देन आप लोग जितना अभी तक हुआ है उतने की प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखिए, मोल्स निकालना सीखिए, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक हो चुकी है जिसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी है। तो आप लोग साथ बाय साथ पढ़ते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी ये सारी की सारी पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगी। और अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम मिलता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। और इन केस अगर नेक्स्ट क्लास में टाइम नहीं मिलता है तो उसके नेक्स्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। तो इन ऑल लाइक 2 और 3 लेक्चर्स और आएंगे इस चैप्टर के, जिसमें आपका ओवरऑल कवर हो चुका होगा। और लास्ट के 2 लेक्चर्स हम लोग मेनली न्यूमेरिकल्स के लिए रखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो आप लोगों को मैं ये वाली चीज़ गारंटी से बोल रही हूँ कि आपका चैप्टर खत्म हो चुका होगा। तो लाइक अभी तक जितना हुआ है अप टिल स्टोइकोमेट्री आप लोग करके आइए। और जो लास्ट पार्ट है विच इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, सॉरी ये जो पार्ट है लिमिटिंग रिएजेंट जो मैं आपके लिए आज के लिए प्लान की थी, बट मैं इसको भी नेक्स्ट में ही बताऊंगी। तो ये बाकी के टॉपिक्स के साथ हो जाएगा। फाइन, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय गाइस।